तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल वाली वीडियो में मैंने ये जो गाउस का नियम है वहाँ तक आपको समझा दिया था, है ना। चुंबकत्व के लिए ये जो गाउस का नियम है वहाँ तक मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा है? 3। सबसे पहले आपको नाम याद करने हैं। लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। पहला है लोह चुंबकीय पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर कम तीव्रता से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर शीघ्रता से विस्थापित होते हैं। समझो, असमान चुंबकीय क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जिसका मान समान नहीं है हर जगह पे। तो हमने लोह चुंबकीय पदार्थ को ऐसे स्थान पे रखा जहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान थोड़ा कम है और उसके पास में दूसरी जगह चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसा है? ज़्यादा है। तो ये अपने आप ही शीघ्रता से तेज़ी के साथ कम तीव्रता वाले क्षेत्र से अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र में जाएगा। अगर आपको ये वाली परिभाषा याद करने में तकलीफ़ है तो सिंपल परिभाषा देखो। चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल आकर्षित होते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल आकर्षित होते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। दोनों में से कोई सी भी एक परिभाषा या दोनों परिभाषा आपको याद करनी है, पर इम्पोर्टेंट परिभाषा नहीं है, उदाहरण है, एग्जाम्पल है। किताब में जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए ना लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय के, पक्का पक्का याद करना। हर बार लगभग एक ये सवाल आता है ऑब्जेक्टिव का कि जैसे आ गया Fe किस प्रकार का पदार्थ है। अब नीचे ऑप्शन दिए हुए होंगे, ठीक है। यह सवाल आ गया लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, अब नीचे ऑप्शन दिए हुए होंगे ऐसा। तो इसके एग्जाम्पल जो मैंने लिखवा रखे हैं वो तो है FeCO, Ni, Fe3O4, है ना। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक होती है, ध्यान रखना, ठीक है। और इन चारों के अलावा भी किताब में और दिए हुए हैं, आपको याद करना है। ये चार तो पक्का ही याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। लोह चुंबकत्व की व्याख्या, ठीक है। बड़े ही आराम से ढंग से इसको समझना। दूसरे पार्ट में जो आपको सर ने पढ़ाया होगा उसमें आपको ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु पढ़ाया था, उनकी व्याख्या बताई थी। सेम वही व्याख्या अब मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना। इन पदार्थों के परमाणुओं में स्वयं का चुंबकीय आघूर्ण होता है। पदार्थ किससे मिलके बने होते हैं? परमाणु से। परमाणु का स्वयं का चुंबकीय आघूर्ण तो होगा, M, कैपिटल M है ना वो, परंतु बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखने पर, जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति है, उसमें ऐसे पदार्थों को रखने पर यह अनिश्चित दिशाओं में अव्यवस्थित रहते हैं। जैसे कुछ परमाणु ऊपर की तरफ, कुछ परमाणु नीचे की तरफ दिशा होगी, कुछ परमाणुओं की दिशा दाईं ओर, कुछ की बाईं ओर होगी, ठीक है। आगे समझो। ऐसे सभी परमाणु जिनके चुंबकीय आघूर्णों की दिशा एक समान है, एक साथ आकर एक प्रभावी क्षेत्र बना लेते हैं, जिसे डोमेन कहते हैं। समझो बच्चों, मानो कि 50 परमाणु हैं, ठीक है। उसमें से 10
या 12 परमाणुओं की दिशा है ऊपर की ओर, ठीक है। ऐसे ही 10-12 परमाणुओं की दिशा है नीचे की ओर, 10-12 परमाणु हैं दाईं ओर, और ऐसे ही बचे हुए जो 10-12 परमाणु रह गए वो हैं बाईं ओर, ठीक है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा ना बच्चों, तो ऊपर दिशा वाले सभी परमाणु एक साथ आ जाएंगे, एक प्रभावी क्षेत्र बनाएंगे। उस प्रभावी क्षेत्र को क्या कहेंगे? डोमेन। चित्र में देखो ध्यान से, मैंने तीर के निशान से एक साथ सभी परमाणुओं को बताया है जिनकी दिशा ऊपर है, नीचे है, दाएं हैं, बाएं हैं, ठीक है। तो वैसे ही जिनकी दिशा नीचे है ना, वो सब एक साथ आ जाएंगे, एक प्रभावी क्षेत्र बनाएंगे, उसको क्या कहेंगे? डोमेन। तो कितने डोमेन बन गए? 4 डोमेन बन गए, ठीक है। अब आगे सुनो, ये डोमेन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देंगे, जिससे जो दाएं दिशा वाला डोमेन है वो बाएं दिशा वाले डोमेन के प्रभाव को खत्म कर देगा, है ना, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश। ऊपर दिशा वाला डोमेन नीचे दिशा वाले डोमेन के प्रभाव को खत्म कर देगा, जिससे पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण कितना आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये तो कब की बात है? जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। आगे देखो, इसे यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर सभी डोमेन घूमकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है बच्चों बाएं से दाएं, तो सभी परमाणु किस दिशा में व्यवस्थित हो जाएंगे? बाएं से दाएं। बायां दायां समझते हो ना? जिससे पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा और वह चुंबकित हो जाएगा। यानी कि लोहा जो है बच्चों, उसको जब आप चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखोगे तब तक वो सिर्फ लोहा है, ठीक है। जैसे ही आपने उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा, सभी डोमेन घूमकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ गए, जिससे पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो गया और अब वो लोहा बन चुका है चुंबक, ठीक है। थ्योरी का टॉपिक लिख कर याद करोगे तब याद होगा। ऊपर देखो, यहाँ पेज पर मैंने परिभाषा बताई है डोमेन की। डोमेन का आकार लगभग 1 mm का होता है और उसमें लगभग 10⁻11 परमाणु होते हैं, याद रखना ही नहीं। फिर हम पढ़ेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में कम तीव्रता से आकर्षित होते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा तीव्रता से आकर्षित होता है वो तो लोह चुंबकीय, और जो कम तीव्रता से आकर्षित होता है वो अनुचुंबकीय। उदाहरण याद करना ये, इसके अलावा अतिरिक्त और भी याद करने हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा हो गई। अब है अनुचुंबकत्व की व्याख्या। समझो, इन पदार्थों का प्रत्येक परमाणु स्थायी चुंबकीय आघूर्ण दर्शाता है। यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ है ना, जैसे O2 हुआ, Na हुआ, इसके परमाणु का खुद का चुंबकीय आघूर्ण तो बच्चों होगा, परंतु बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में सभी परमाणुओं के यादृच्छिक यानी रैंडम तापीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण 0 हो जाता है। जब बाहरी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा ना बच्चों, तो कुछ की दिशा ऊपर होगी, कुछ की दिशा नीचे होगी, कुछ दाईं ओर गति करेंगे, कुछ बाईं ओर गति करेंगे। ऊपर गति करने वाले जिनकी दिशा ऊपर की ओर है वो नीचे गति करने वाले परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्ण को खत्म कर देंगे, दाएं वाले बाएं वाले के चुंबकीय आघूर्ण को खत्म कर देंगे। तो पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण कितना आया? 0। कब आया? जब बाहरी चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, ठीक है।
डायग्राम देखो, B बराबर 0 लिखा हुआ है बच्चों। दिशा देखो, किसी की बाईं ओर किसी की दाईं ओर, इसलिए कुल चुंबकीय आघूर्ण कितना हो गया बच्चों? 0। अब आगे देखो, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इन परमाणुओं पर बल आघूर्ण लगता है। इस बल आघूर्ण के कारण ये सभी परमाणु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूमकर व्यवस्थित हो जाते हैं। अब सबकी दिशा एक तरफ हो गई, तो अब ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को खत्म नहीं करेंगे, बल्कि इनका चुंबकीय आघूर्ण आपस में जुड़ जाएगा, जिससे पदार्थ चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त कर लेगा और चुंबकित हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों थ्योरी के टॉपिक बड़े ही सिंपल से, बड़े ही आसान से, इन दोनों को आज हम तैयार करेंगे और कल हम पढ़ेंगे प्रति चुंबकीय पदार्थ। एक और ज़रूरी बात सुनो, थ्योरी का लेसन है, तैयार करो। अगला जो गुरुवार अब आ रहा है उसको 5वें लेसन का टेस्ट है। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी का टेस्ट है, और 7वें पार्ट के न्यूमेरिकल मिलाओ। ठीक है, 7वें पार्ट के न्यूमेरिकल मैं भी समझाऊंगा वीडियो बनाकर, आप भी खुद देखो, उसका भी एक टेस्ट हम लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्लास में तीसरा पार्ट चल रहा है, उस पर ध्यान दो, उसको अच्छे से समझो। समझ में आता है तो ठीक, नहीं आता है तो मैं आपको वो वाला पार्ट भी करवाऊँगा। ठीक है, और ऐसा मत सोचो सर हैं वो भी अच्छे से पढ़ाएंगे आपको, उसका भी जो भी है जितना आपको समझ में आ रहा है वो समझो, और मैं भी समझाऊंगा वीडियो से जितना आपको समझा सकता हूँ, पर साथ के साथ में पढ़ाई करो भाई। ये दोनों टॉपिक तैयार आज ही कर लेना।